बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी, राजस्थान सरकार ने वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा 12th क्लास का 15th चैप्टर यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि हम बोल सकते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। उसका भाग आज देखेंगे अपन चौथा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा डिजायर जीन है ना, जो हमारा डिजायर जीन है उसको हम क्लोनिंग वाहक में कैसे एंटर करेंगे, यानी कि जो जीन हम डालना चाहते हैं किस में, एक होस्ट में डालना चाहते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना चाहते हैं। तो हमने देखा था हमें किसी वाहक की आवश्यकता हो रही है, हाँ या ना। तो उस वाहक में वो हमारा जो वांछित जीन है उसका निवेशन हम कैसे कैसे करा सकते हैं, वो आज हम इस भाग के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें समझने वाली चीज़ें भी बहुत सारी है। तो आप जल्दी से अपने कॉपी नोट्स निकाल लीजिए, और इसके अलावा हमें क्या करना है, बुक भी साथ में रखनी है, ताकि कोई बुक में कोई चीज़ आप अंडरलाइन कर सकते हो तो आप उसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें अपना टॉपिक। वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन, यानी कि जो वांछित जीन है अपना, है ना, जो हमारा वांछित जीन है उसका क्लोनिंग वाहक में निवेशन, यानी कि जो वेक्टर था या तो वो प्लाज्मिड हो सकता है ना, या फिर वो बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है। ये हमने कल देखा था, हाँ या ना, ये हमने कल देखे थे, दोनों वाहक पढ़े थे हमने। अब क्या हुआ, इस प्लाज्मिड या फिर इसके बैक्टीरियोफाज के अंदर जो जीन हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन है ना, जिस जीन पर हम कार्य करना चाहते हैं, जो हमारा वांछित जीन है, वो हम इसमें या फिर इसमें कैसे डालेंगे और ये जो है वो सेल के अंदर कैसे जाएंगे, वो अब हमें देखना है। क्लियर बात आई? टॉपिक समझ में आ रहा है तभी अंदर की चीजें समझ पाओगे। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन, कि कोई वांछित जीन है जो हमें चाहिए, उस वांछित जीन को हम किसी भी वाहक में कैसे निवेश कराएंगे, आज हम वो पढ़ेंगे। क्लियर? वांछित जीन को वाहक जीन में जोड़ने के लिए, भाई ये जो वांछित जीन है इसमें वाहक, इस वांछित जीन को इन वाहक में जोड़ने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली होगी। भाई कट करोगे, उसको पेस्ट करोगे, ऐसे ही तो करते हैं अपन, कंप्यूटर में भी ऐसे करते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट, तभी तो चीजें हमें मिलती है। तो यहाँ पर भी अपन पहले उस वांछित जीन को कट करेंगे, फिर उसको उठाएंगे और इसमें पेस्ट करेंगे, है ना, जोड़ेंगे और फिर तभी तो वो हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों जीनों में समान रिस्ट्रिक्शन स्थल बनाए जाते हैं। जो दोनों जीन है, इसका और इसका, दोनों में क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां पर कट करेगा। जैसे मान लो ये कोशिका है ना, ये सेल है, और तुम्हें या फिर ये डीएनए, इस कोशिका में ये डीएनए है और इतना बड़ा डीएनए, और तुमको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, वांछित जीन, ये जो वाला पार्ट है अपना, है ना, ये कौन सा है, हमारा वांछित जीन है। समझ लो बच्चों अच्छे से प्लीज, है ना, ये है हमारा वांछित जीन। इसको काटने के लिए भी तुम्हें आरी चाहिए, है ना, इसको काटने के लिए भी तुम्हें आरी चाहिए। अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये वांछित जीन आ गया। इस वांछित जीन को तुम या तो प्लाज्मिड में कराओगे या फिर बैक्टीरियोफाज में कराओगे। तो इसके अंदर भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी तो कोई कट करना पड़ेगा, तभी तो ये वांछित जीन इसके अंदर आएगा। भाई तुम्हें इसको भी तो कट करना पड़ेगा, तभी तो ये इसके अंदर जाएगा। कोई भी चीज तुम इसके अंदर एंटर करोगे तो वहां से उसको भी तो कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, आरई, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स चाहिए तुमको। क्लियर बात? तो दोनों जीनों में समान रिस्ट्रिक्शन स्थल भी होंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लेकिन ये कट तभी तो लगेगा जब तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन स्थल होंगे, निश्चित या नियमित स्थल होंगे। यदि तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं होगी तो एंजाइम भी काम नहीं करेगा। यहां तक की बात क्लियर? इसके बाद दोनों को जोड़ा जाता है और फिर दोनों को जोड़ा जाएगा। भाई इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट है, इसके जीनोम में जोड़ना है, जब यहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट होगी तभी कट लगेगा, और तभी जब दोनों को लाइगेट कर पाएंगे, हाँ है ना। तो इसे लाइगेशन कहते हैं, जब इनको जोड़ा जाता है आपस में। भैया वांछित जीन और वेक्टर को आपस में जोड़ा जा रहा है तो लाइगेशन चाहिए, तो लाइगेज एंजाइम क्या करेगा,
कार्य करेगा, इस लाइगेशन के लिए जोड़ने का कार्य करेगा। फाइन। इस प्रक्रिया में निम्न एंजाइम की आवश्यकता होती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेकेंड एंडोन्यूक्लियस, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकेंड है वो बेसिकली काम आता है यहाँ पर। फर्स्ट और थर्ड क्यों नहीं आता, ये अपन बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। मिथाइलेजेस एंजाइम के नाम पढ़ो पहले, फिर हम एक स्लाइड लेंगे, उस पर अपन पूरा काम करेंगे, यहाँ से लेकर के लास्ट तक के जितने भी एंजाइम है सारा मैं बताऊंगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, मिथाइलेज एंजाइम मिथाइल ग्रुप का ऐड करेगा, अभी अपन देखेंगे कैसे। फाइन। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ेगा। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमने इसका भी रोल पढ़ा है, आज अपन फिर पढ़ेंगे, डोंट वरी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी एक एंजाइम है जो एमआरएनए, जो डीएनए से एमआरएनए से डीएनए बनाएगा। ठीक है। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस, टर्मिनल ट्रांसफरेजेस क्या काम करेगा, अब सुन लो सारे एंजाइम्स का कार्य। ठीक है। पहली बात बच्चों, अपन को चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, है ना, दूसरा हमें चाहिए मिथाइलेजेस, है ना, और तीसरा चौथा पांचवा छठा अपने पास लिखा हुआ है। अब देखो क्या कार्य है। आरई, आरई अपन को क्यों चाहिए, मान लीजिए अपने पास ये जो है हमारा वांछित जीन है, अच्छे से समझ लो बच्चों, वांछित जीन है ना। अब ये वांछित जीन में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, मान लीजिए ये है हमारा प्लाज्मिड, है ना, प्लाज्मिड यानी कि हमारा वेक्टर है, वाहक है, ये हो गया हमारा वाहक। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आरई एंजाइम का यूज लेना पड़ेगा। आरई एंजाइम क्या करेगा, आरई एंजाइम आएगा जब ये क्या करेगा, मान लीजिए इस प्लाज्मिड पे यहां पर जो है वो है रिस्ट्रिक्शन साइट, है ना, रिस्ट्रिक्शन स्थल है ये वाला, तो ये आरई क्या करेगा, यहां पर काम करेगा। और आपको पता है कल मैंने एक बात बताई थी, इको R1। देखो बच्चों, यदि तुमने वीडियो नहीं देखे ना, एक और बात सुन लो, अब एक और बात सुन लो बच्चों इधर, यदि तुमने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लो, फर्स्ट और सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं ना बच्चों, तब तक आपको फोर्थ पार्ट मैं लिख के दे रही हूं नहीं आएगा, मैं खुद बोल रही हूँ आपको नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सारी चीजें पहले वाले वीडियो से कोरिलेट कर रही है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हो तुम, टेक्निकल काम कर रहे हो, रटने से नहीं चलेगा, यहाँ समझना ही पड़ेगा। और समझने के लिए पूरे वीडियोस हमें देखने पड़ेंगे 1 by 1, बिल्कुल पेशेंसली। क्लियर बात। अब क्या कह रही हूँ मैं, सुन लो वापस से। हमारे पास वाहक है, अपन को वांछित जीन को इसमें इंसर्ट कराना है, हमें बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है आरई यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कैसा होना चाहिए, सेकंड वाला, है ना। इसका एक एग्जांपल है अपने पास इको R1। इको R1 मैंने बोला था ये हमेशा किसके बीच में काटता है, ए और जी के बीच में। हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, ए और जी के बीच में कट लगाएगा हमेशा। तो मान लीजिए इसका रिस्ट्रिक्शन स्थल यहां पर है, तो यहां पर अपन ने जब, या तो मैं सीधा लिख दूं इको R1, जब तुमने इको R1 डाला तो यहां की जो रिस्ट्रिक्शन साइट थी इसने काम करा और यहां से कट लग गया। ये जो हमारा वांछित जीन था इसको हम अलग कलर से कर देते हैं, व्हाइट कलर से कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, हमारा वांछित जीन है। इस वांछित जीन को मैं इसमें ऐड करूंगी। ऐड करने से पहले अब देखो यहां तो मैंने व्हाइट कलर लगा दिया, तो मैं जब इसको ऐड करूंगी तो तुम पता लगा लोगे कि हाँ ये व्हाइट कलर का है, ये वांछित जीन ऐड हो गया। लेकिन क्या तुम कोशिका में ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ काम करने पड़ेगा ऐसा। अब यहां पर एक मिथाइलेज क्या होता है, जो ये वाला जो एंजाइम है बच्चों मिथाइलेजेस, इसका काम सुन लो, लिख लो कहीं पर। मिथाइल एंजाइम जो होता है, मिथाइलेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, इसको हम बोलते हैं DAM, है ना, यानी कि DNA एडेनिन मिथाइलेज, ये इसका पूरा नेम होता है।
DAM का मतलब होता है DNA एडेनिन मिथाइलेज, है ना। DNA या डैम क्या कार्य करता है, देखो एडेनिन, है ना, ये क्या करेगा हमेशा, इधर देखो साइड में, जो जैसे मान लो यहाँ पर है GC, है ना, सॉरी यहाँ पर लगा लो T, है ना, और यहाँ पर भी G, ऐसा कुछ लगा लो एक बार, है ना, ऐसा लगा लो। तो ये हमारे पास क्या सीक्वेंस है, DNA का सीक्वेंस है ना, DNA का सीक्वेंस है। तो जहां पर भी A होगा ना, वहां पर ये क्या कर देगा, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 ऐड कर देगा, CH3 ऐड कर देगा। तो मान लो मैंने वांछित, ये जब कट गया, और एक और बात, ये जो मिथाइलेज एंजाइम है ये क्या कार्य करता है, ये जो एंडोन्यूक्लियस हमारे पास एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसको रोकता है। ये क्या करता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करता है, एंडोन्यूक्लियस, लिख लो कहीं पर भूल जाओगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना, एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है। फाइन। अब क्या होगा, यहां पर तुमने पहले से कट लगा दिया। अब मान लो यहां पर A था इस वाले सीक्वेंस में, यहां पर जब आपने मिथाइलेज एंजाइम दिया, ये डैम लिख दूं यहां पर एक बार, डैम, तो यहां पर आ गया आपके पास मिथाइल ग्रुप, यहां पर आ गया आपके पास मिथाइल ग्रुप। अब तुम क्या करोगे, यहां पर डालोगे अपना DNA लाइगेज, आ जाओ चलो। अब क्या करोगे, DNA लाइगेज डालोगे, है ना, DNA लाइगेज पहले। अब क्या करेगा, DNA लाइगेज इसको यहां जोड़ देगा, जोड़ दिया, और यहां पर क्या अपना CH3। अब जब तुम इसको जांचोगे तो पता लग जाएगा कि ये केवल कहां पर था, अपने यहां पर था, यानी कि हमें पता लग गया एक तरह से कि ये जो है हमारा वांछित जीन इसमें आ गया। क्लियर बात। अब क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या काम करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एक और अपन स्लाइड ले लेते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसका कार्य अपन ने देख लिया था। ये बच्चों क्या करता है, 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, 5 प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। क्या करता है, रिमूव यानी कि हटा देता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का क्या कार्य है, ये क्या करेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट पर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा, जिससे ये जो प्लाज्मिड था हमारा गोल वाला, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब लीनियर होने से क्या होगा, लीनियर होने से क्या होगा, अब तुम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, जो मैंने यहां दिखाया ना, ऐसे नहीं जोड़ सकते। इस प्लाज्मिड को भी तुम्हें ऐसे लीनियर करना पड़ेगा, और फिर इसके अंदर अपन को ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि आपका डिजायर जीन आ गया। क्लियर बात। ठीक है, अब क्या होगा, वापस से देखो, यहां तक आया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, रिवर्स, यानी कि वैसे तो आपको पता है नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, DNA से RNA, है ना, और RNA से प्रोटीन बनता है ना, ये तो क्या है नॉर्मल, DNA, RNA और प्रोटीन। लेकिन अब मुझे क्या करना है, RNA फिर DNA, यानी कि अब अपन को कैसे करना है, RNA से DNA बनाना है। तो यहां पर जो एंजाइम चाहिए वो अपन को चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज ये अपन को कब चाहिए होता है, जब अपन cDNA लाइब्रेरी बना रहे होते हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एंजाइम अपन को जब चाहिए होता है जब अपन cDNA लाइब्रेरी बनाते हैं। क्लियर बात। mRNA से अपन को DNA बनाना होता है, तो उस समय ये वाला एंजाइम काम आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस, जो नाम है वो ही काम करेंगे। टर्मिनल,
है ना, टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, अंत में। अब क्या होगा, मान लो कि तुम्हारा ये डीएनए बन रहा है, जो नया डीएनए बन रहा है, टर्मिनल यानी जो इसका एंड होगा, जो उसका एंड पॉइंट होगा, वहां पर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, है ना, ट्रांसफर करेगा। तो टर्मिनल यानी कि एंड पर ट्रांसफर कब करेगा, देखो बच्चों आपको पता है जब भी कोई नया डीएनए सिंथेसाइज होगा तो वहां पर क्या होंगे, नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड आपको चाहिए, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड आपको चाहिए। तो डीएनटीपीज क्या होता है, देखो ये वाला, ये देख लो आप एक बार, डीएनटीपीज का मतलब होता है एटीजीसी, ठीक है। डीएनटीपीज का मतलब होता है डीऑक्सी ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको चाहिए होता है एटीजीसी, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये अपन को चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा, इस एंड पर आएगा, ये एंजाइम एंड पर आएगा और यहां पर कंटिन्यू क्या जोड़ देगा, एटीजीसी, है ना, या फिर ऐसे भी जरूरी नहीं है ये हो, जीटीए जी, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि क्या करेगा, कंटिन्यू डीएनटीपीज जोड़ता जाएगा, कंटिन्यू डीएनटीपीज जोड़ता, ट्रांसफर करेगा इस एंड पर, इस जो अपने डीएनटीपीज है उसको यहां पर ऐड करता जाएगा, कौन, टर्मिनल ट्रांसफरेजेस। क्लियर बात, एक एक एंजाइम का कार्य समझ में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंजाइम का नाम रट लिया और खत्म, नाम रटने के लिए नहीं पढ़ा रही हूं मैं, कार्य समझ में आए इसके लिए मैं आपको पढ़ा रही हूं। गेट इट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट समझ में आ गया, क्रिप्टेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस, एल्कलाइन फॉस्फेट समझ में आ गया, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एट 5 प्राइम, ठीक है, ऑफ द डीएनए के 5 प्राइम पर आपका क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल कर देगा। डीएनए लाइगेज यानी जोड़ना, जोड़ेगा ये। क्लियर, आगे देखते हैं अब अपन। पुनर्योगज डीएनए, जो अपना डीएनए बना है, पुनर्योगज बोले तो, पुनर्योगज यानी कि अपन एक्स्ट्रा डीएनए जो जोड़ रहे हैं। मान लो ये पुराना डीएनए है, ये हमने कोई नया डीएनए जोड़ा है, तो ये जो डीएनए बना है हमारा, ये जो डीएनए बना है, ये कौन सा बना रहा है हमारा, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। अब इस पुनर्योगज डीएनए को क्या करना है, परपोषी कोशिका में गुणन कराना है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब वाहक ने ले लिया, है ना, क्या हो रहा है यहां पे, वाहक के पास क्या है, मान लो वाहक मेरा अब ये है ना, मैंने वाहक लिया है बैक्टीरियोफाज। इस बैक्टीरियोफाज के पास क्या है, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, यानी कि पुनर्योगज डीएनए है ना, पुनर्योगज डीएनए है इस वाहक के पास मेरा। अब इस वाहक को तुम्हें क्या करना है, यानी कि इस वाले डीएनए को तुम्हें इस होस्ट सेल में डालना है। कलर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट बच्चा रुकना है ना। अरे भाई कलर ही तो चेंज करना था ना अपन को। ठीक है, तुम्हें इस होस्ट सेल में, ये कौन सी है, होस्ट सेल है ना, होस्ट सेल को क्या कहते हैं एक बार रुको, परपोषी कोशिका, है ना, क्या बोलते हैं इसको, परपोषी कोशिका। ये हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है, जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाहक में आ गया है तो ये वाहक से अब इस होस्ट सेल में कैसे जाएगा, और होस्ट सेल में जाकर के, है ना, मान लो ये होस्ट सेल से चला गया, है ना, मान लो ये डीएनए अब होस्ट सेल में आ गया, अब ये होस्ट सेल में जाकर के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेगा, गुणन, है ना, ये क्या हो रहा है, इसका गुणन हो रहा है। ये इस होस्ट सेल में गुणन कैसे करेगा वो अपन को पढ़ना है।
एक एक लाइन का यदि मैं अर्थ बता रही हूँ ना, एक एक लाइन को यदि मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपका उत्तरदायित्व क्या बनता है, आप एक एक लाइन को समझो, ठीक है। ऊपर से मत जाने दो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है। यदि मतलब मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर नीड ऑल्सो, ठीक है। सो हमारे को ये थोड़ा सा पता है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोशिश करो कि समझ में आए। क्यों नहीं आ रहा समझ में, क्यों नहीं आ रहा? हम इंसान हैं, है ना, खाना खाते हैं, ठीक है। जब जानवरों को तुम टैकल करते हो, किसी डॉग को कोई समझाता है तो डॉग समझ सकता है, तो व्हाई नॉट यू, है ना, व्हाई नॉट यू पीपल? आप लोग क्यों नहीं समझ सकते हो? आप भी समझ सकते हो, ठीक है। बस कोशिश करने की जरूरत है हमें, कोशिश करो, एक छोटी सी कोशिश हमारी लाइफ को बदल सकती है। अभी हमने क्या करने का है, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, यदि आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वाहक में डाल दिया, डाला भी पीछे, अब इस वाहक से तुम्हें इस होस्ट सेल में डलवाना है, और होस्ट सेल में तुम्हें गुणा भी करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, गुणन करवाना है। वो अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं गुणा करवाने के या गुणन करवाने के, या इस वेक्टर से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां पर कैसे पहुंचाया जा सकता है। क्लियर? चलो टॉपिक पे। परपोषी कोशिका में डीएनए का पुनर्योगज दो प्रकार के निवेशित से कराया जा सकता है। यानी कि तुमने क्या बोला, इस वाहक से पुनर्योगज डीएनए को इसमें निवेश कराने के लिए दो मेथड है। कौन कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन, अभी इसकी हिंदी भी देख लूंगी मैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। परपोषी कोशिका में डीएनए को पुनर्योगज दो प्रकार से निवेशित कराया जा सकता है, रूपांतरण द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण द्वारा, पारक्रमण द्वारा, ठीक है, पारक्रमण द्वारा यानी कि ट्रांसडक्शन के द्वारा, है ना। इस प्रक्रिया में ई कोलाई जीवाणु कोशिका का मुख्यतः प्रयोग, जो ई कोलाई कोशिका है उसका उपयोग क्या करते हैं, परपोषी के रूप में किया जाता है। होस्ट सेल यहां कौन सी है, ये जो होस्ट सेल ले रहे हो तुम, ये होस्ट सेल कौन सी है, ई कोलाई की है। यानी कि हमने कोई जीवाणु की कोशिका ली है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इसमें आएगा। ये कोशिका तुमने कौन सी ली है, ई कोलाई ली है, एक जीवाणु लिया है, ठीक है, यही बात बोल रहा है। इस प्रक्रिया में ई कोलाई जीवाणु कोशिका का मुख्यतः प्रयोग, ई कोलाई कोशिका का मुख्यतः प्रयोग परपोषी के रूप में किया जा रहा है ना। होस्ट सेल हमारी कौन सी हुई, जो, या परपोषी कोशिका कौन सी हुई, ई कोलाई। क्लियर बात? ई कोलाई कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का गुणन होता है। यानी कि ये जो हमारी ई कोलाई की कोशिका है उसमें इस पुनर्योगज डीएनए का हमने क्या करवाया है, गुणन करवाया है। क्लियर? एक एक लाइन समझ में आ गई। अब ये क्या है, ट्रांसडक्शन है ना, और इसके बाद हमारा नया टॉपिक आ जाएगा। तो अब अपन को एक स्लाइड लेनी पड़ेगी, उस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करवाया जाता है और ट्रांसडक्शन कैसे करवाया जाता है। तो ट्रांसडक्शन तो हम यहीं पर समझ लेंगे इस स्लाइड में, ट्रांसडक्शन तो हम इसी स्लाइड में समझ लेंगे, या फिर तुम चाहो तो अलग से मैं समझा दूं, है अलग से समझा दूं। चलो पहले एक बार इसमें देख लो, नहीं तो आपको लगेगा कि मैम ने ये नहीं समझाया और हमको तो ये वाला दे दिया। ये समझा करके मैं अलग से समझा दूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी कि यहीं पर ही चीजें समझ में आ जाए, बट फिर भी नहीं आएगा तो मुझे लगेगा ना, मैं जब सेटिस्फाई नहीं होती हूँ तो मैं अलग से समझाती हूँ, ठीक है। चलो पहले ये पढ़ लो, ये क्या है हमारा बैक्टीरियोफाज। ये देखो, ये इन्होंने क्या लिया है, बैक्टीरियोफाज, यानी कि जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी ले लिया, जीवाणु भोजी। ये कोशिका है, किसकी है, होस्ट बैक्टीरियल सेल। होस्ट बैक्टीरियल सेल कौन सी है हमारी, ये जो कोशिका दिख रही है तुम्हें, ये कौन है, ई कोलाई, यानी कि हमारी परपोषी कोशिका है ये,
परपोषी कोशिका। क्लियर बात? ये है हमारा जीवाणुभोजी जो वाहक का कार्य कर रहा है और इस वाहक के पास क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए है। ये पुनर्योगज डीएनए क्या करेगा? इसमें उसको डालेगा, किसको? पुनर्योगज डीएनए को। ठीक है, अब क्या करेगा पुनर्योगज डीएनए? एक और काम कर सकते हैं, एक एक स्टेप तो मैं यही बना देती हूं उस वाले डायग्राम की। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए। होस्ट सेल है, परपोषी कोशिका है, परपोषी कोशिका है, कौन सी है? ई कॉलाई। ये लिया था हमने। ई कॉलाई में अपना एक जेनेटिक मटेरियल होगा, हमको एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल डालना है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, या फिर हम एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, हमें यहाँ पर डालना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा? एक वाहक होगा। ये लो, वाहक है अपने पास, वाहक आया, ये लो वाहक है। और इस वाहक के पास क्या है? कलर कोई दूसरा ले लूं, वाइट कलर ले लिया, ब्लू कलर ले लेंगे यहाँ पे, है ना। इसके पास क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब लिख लो, ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि पुनर्योगज डीएनए है। बार बार नहीं लिखूंगी अब मैं हिंदी में और इंग्लिश में, बस समझाऊंगी। तो यहाँ पर ये होस्ट सेल हो गई येलो वाली, इसका होस्ट सेल का डीएनए है, इसमें तो इनकॉर्पोरेट होगा। ये जो है हमारा वाहक है, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। इस बैक्टीरियोफाज में क्या है? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। क्लियर बात? अब क्या होगा? यहां पर सबसे पहले ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज आएगा, यहां पर इससे अटैचमेंट बनाएगा, अटैचमेंट बना लेगा, दोस्ती कर लेगा। वाहक ने उस कोशिका से दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद ये दोस्त के रूप में दुश्मन था, है ना। या फिर हम कहेंगे देखो, इन्फेक्शन फैलाएगा तो दुश्मन है, इसके काम आएगा तो दोस्त है। डिपेंड्स ऑन हिज जो मोटिवेशन क्या है इसका यहाँ पर कार्य करने का, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर अटैचमेंट बनाया, दूसरी बार में क्या होगा? ये है हमारी कोशिका, ये इसका खुद का डीएनए, अब वाहक आया, ठीक है, पिन यहां पर होगा इसके, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसने अंदर ट्रांसफर करवा दिया। ये आ रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर की तरफ, दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर आ रहा है। कलर भूल जाती हूं मैं ना। फिर क्या हुआ? ये आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर की तरफ, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट अंदर की तरफ आ गया। क्लियर? यहां तक अभी हमने क्या देखा इस स्लाइड में? होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल। यहां पर देखो, दिखेगा नहीं, कलर चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। ये क्या है? फाज डीएनए, ठीक है, फाज डीएनए आ गया अंदर की तरफ। अब क्या होगा? फाज इन्फेक्ट डीएनए, इंजेक्ट डीएनए, सॉरी, फाज ने पहले में क्या किया है? इंजेक्ट कर दिया डीएनए को, है ना। फाज एंजाइम ब्रेक डाउन होस्ट डीएनए। अब क्या होगा? यहां पर देखो, कलर कौन सा दिखेगा? दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? सुनो, यहां पर जो ये पहले फाज की शक्ल बनानी पड़ेगी यार, रुको। ये जो फाज है बच्चों, है ना, ठीक है, ये जो फाज है, जब ये डीएनए अंदर छोड़ेगा ना खुद का फाज डीएनए को, तो क्या होगा? इसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स आएंगे, है ना, कुछ एंजाइम्स भी आएंगे। ये क्या है? एंजाइम।
ये एंजाइम क्या करेंगे, इस वाले डीएनए को, जो होस्ट का डीएनए, होस्ट डीएनए है ना, जो होस्ट का जो डीएनए है उसको क्या करेगा, ये एंजाइम होस्ट डीएनए को तोड़ देगा, है ना। होस्ट, इस होस्ट डीएनए को तोड़ देंगे, ये जो कुछ एंजाइम रिलीज करेगा उससे क्या होगा, होस्ट डीएनए टूट जाएगा। होस्ट डीएनए टूट गया, ठीक है। पहले होस्ट डीएनए बोलो पैक्ड था, अब यहां पर ये इस तरीके से टूट जाएगा। और देखो कलर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चीजें आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और ये है हमारा फास्ट डीएनए, यानी कि जो वाहक ने डीएनए दिया है वो तोड़ दिया इसके डीएनए को। अब आप पीछे देखें, सेल तीसरे और चौथे में, इस तीसरे और चौथे में क्या हो रहा है, सेल क्रिएट्स न्यू फाज इंक्लूडिंग फाज एंड होस्ट डीएनए। क्या हुआ, इस बैक्टीरियल सेल में, इस बैक्टीरियल सेल में क्या हुआ बच्चों, अच्छे से समझ लेना, सॉरी, है ना। ये जो फास्ट डीएनए है ऐसे, है ना, और ये जो हमारा येलो वाला है कौन सा, होस्ट डीएनए है, इसको ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है। होस्ट डीएनए और फास्ट डीएनए मिल गए हैं, यानी कि अब अपन का क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बन गया है। भाई ये वाला और ये वाला पुनर्योगज डीएनए बन गया, है ना। अब कलर सही है, बन गया। अब क्या होगा, अंदर जब एंजाइम्स आए, ये दोनों जुड़ गए, तो अब क्या बनाएगा, ये फाज अंदर की तरफ बना लेगा, ठीक है। अंदर की तरफ इस फाज को बना लिया, क्योंकि फाज का डीएनए था, फाज का डीएनए गुणन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो कौन बनेगा, फाज ही तो बनेगा। इस बैक्टीरियल में क्या बन गया, बैक्टीरियल सेल में फाज बन गए, बैक्टीरियोफाज बन गए ना, जीवाणु भोजी बन गए। भाई जीवाणु भोजी का तुम डीएनए लोगे और वो कंबाइंड होगा, तो बैक्टीरियल सेल की मशीनरी किसको बनाएगी, बैक्टीरियोफाज को, यानी कि जीवाणु भोजी को बनाएगी। ये लो, यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखो, ये आया फाज, यहां पर आ गया। अब इसने क्या करे, बहुत सारे फाज बना लिए इस सेल में। पांचवें छठे में क्या हो रहा है, ट्रांसड्यूसिंग फाज इंसर्ट डोनर डीएनए। अब क्या हुआ, कहां गया अपना, ट्रांसड्यूसिंग फाज इंसर्ट डोनर डीएनए, है ना, डोनर डीएनए को इंसर्ट कर लिया फाज ने। अब डोनर डीएनए इंक्लूडेड इन रेसिपिएंट क्रोमोसोम ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। यहां पर क्या हुआ, अब ठीक है, इसके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके पास। ये क्या करेगा, दूसरी सेल में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरी सेल में जाएगा और इसको भी इन्फेक्ट कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। और इन्फेक्ट करने के साथ इसमें क्या आ जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा। ये हो गया ट्रांसडक्शन ही पढ़ा है अपन ने। हाँ, ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, देखो ट्रांसडक्शन में सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमें जिस कोशिका में डालना है उससे हमें एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अटैचमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं हुई। भाई ये कोशिका है और ये कोशिका है, यहां से आया और इस कोशिका से इसमें डाला, कोई अटैचमेंट बना क्या, जोड़ा क्या, सीधा ही फाज ने इसको इन्फेक्ट कर दिया, है ना, वाहक ने इसको क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। कोशिका आपस में थोड़ी ना जुड़ी, तो कोशिका और कोशिका के मध्य यहाँ पर कोई भी अपन नहीं कर रहे, अटैचमेंट नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर वाहक आएगा, अपना डीएनए डालेगा
यहाँ पर पुनर्योजक डीएनए बनाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, मल्टीप्लाई से फाज बनाएगा और फाज ये जो इसमें अब पुनर्योजक डीएनए ये दूसरी कोशिका में डालोगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर बात? ट्रांसड्यूशन हमारा ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियम, ऐसी कोशिका जिसमें ऑलरेडी हमने ट्रांसडक्शन करा दिया है। क्लियर बात? अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यहां समझ लो। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन, है ना। कॉम्पिटेंट सेल प्रिपरेशन क्यों? क्योंकि ये जो कोशिका है, पहले ये मान लो ये डीएनए इस कोशिका में जाना है तो इसके लिए इसको पहले कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट यानी कि ये इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, भाई ये इसको अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, कॉम्पिटेंट करेंगे। लेकिन इस कॉम्पिटेंट करने के लिए पहले इसको कोई मीडियम में डालना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, ये कोशिका है और तुम्हें ये डीएनए इसमें डालना है, ये डीएनए इसको एक्सेप्ट करे, पहले इसको तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मतलब पोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पोर्स क्रिएट करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, है ना। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है इसके लिए इसको कॉम्पिटेंट को बोलते हैं अपन क्या बोलूं, मतलब ये इसको मतलब एक्सेप्ट कर ले, है ना। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर ले, एक्सेप्ट करने के तैयार रहे, तैयार रहे। ठीक है, ये जो कोशिका है इसको अपन क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट बनाएंगे, यानी कि ये इसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अपन इसको कुछ केमिकल्स देंगे, है ना। केमिकल देंगे मतलब इस कोशिका को केमिकल एक रसायन के घोल में डालेंगे। तो केमिकल जैसे हो सकता है अपन का कैल्शियम डालते हैं वैसे तो, है ना, कैल्शियम डालते हैं इसके अंदर, कैल्शियम डालते हैं या फिर मैग्नीज आयन भी डाल सकते हैं अपन। ठीक है, ये क्या होगा, कोशिका में ऐसे पोर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो डीएनए है आप इसको इसमें आराम से इंसर्ट करा सकते हो। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए सबसे पहले कोशिका को कॉम्पिटेंट करना पड़ता है ताकि ये इसको एक्सेप्ट कर ले। क्लियर बात, अंदर लेने के लिए तैयार हो जाए। क्लियर बात, हम इसको या तो किसी केमिकल में डाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रो, अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना आपका जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें ये टेक्निक्स आएंगी, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल वाला कि भाई कौन कौन से केमिकल में आप डाल सकते हो, है ना। इलेक्ट्रोपोरेशन, इस केमिकल में डालने से बच्चों क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो उस न्यूक्लियस में जो हमारा डीएनए है वो आराम से बाहर आ सकता है और आराम से बाहर आने पर ये उससे आराम से जुड़ सकता है। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, हाँ या ना, तो वो चीज़ हमें देखनी है। या फिर उस कोशिका को ही, अब जैसे जो हमारा ये है एनिमल सेल होगी तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, लेकिन आप बोलोगे बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन उसके पास सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, तो उस कोशिका भित्ति को तो हमें तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ पाएगा, बाहर आएगा तभी अपन उसके साथ कुछ काम कर पाएंगे। तो इसलिए इसको किसी केमिकल में डालते हैं, केमिकल पे डाल दिया, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है ये कोशिका है, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं अपन, इसको क्या देते हैं, करंट देते हैं, है ना, करंट देते हैं। करंट देने से क्या हो जाएगा, ये ऐसी सी हो जाएगी, है ना, और इसका डीएनए तो बाहर आ सकता है या कोई डीएनए इसके अंदर आ सकता है। आया समझ में कि हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं। कॉम्पिटेंट बनाया, अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ये जो हमने लिया, अब अपन एक नई स्लाइड लेंगे पहले, ठीक है। तो ये कोशिका अपन ने क्या करा, इसको कॉम्पिटेंट बना लिया, कॉम्पिटेंट बना लिया। अब
जो तुम डीएनए डालना चाहते थे, है ना, इस डीएनए को हम इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, इस डीएनए को तुम इंसर्ट करवा दो। अरे मैंने कलर फिर चेंज कर लिया, ये देखो ये डीएनए अपना आ गया, ये लो डीएनए आ गया डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया इसके अंदर। रिकवरी, अब क्या होगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म करा दिया तो अंदर जाकर के, है ना, अंदर जाकर के क्या होगा, इस कोशिका में बहुत सारे डीएनए, अभी रुको तुम भाई, जुड़ गए, ये लो पुनर्योगज डीएनए बन गया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब इस पुनर्योगज डीएनए का क्या करोगे, ये जो डीएनए आया इसको, ये क्या होती है, इसको बोलते हैं पेट्री डिश, पेट्री डिश, पेट्री डिश बोलते हैं। यहां पर ये जो डीएनए है वो एक मीडियम में, इसके अंदर क्या होता है, मीडियम भरा रहता है, मीडियम यानी माध्यम, मीडियम यानी कि माध्यम, माध्यम भरा रहता है ना। इस माध्यम में आप क्या करेंगे, इस कोशिका को इस पे स्प्रेड कर देंगे। इस कोशिका को इस पे स्प्रेड कर दिया, तो स्प्रेड करने पर ऐसी ऐसी संरचना बन जाती है। और इसी के साथ में हम क्या डालते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स डालते हैं, कुछ मार्कर डालते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो ट्रांसफॉर्म सेल है वो यहाँ पर जाकर के क्या हो रही है, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो यहाँ जाकर के ग्रो हो रही है नहीं हो रही है, मल्टीप्लिकेशन कर रही है नहीं हो रही है, एक्सप्रेस कर रही है नहीं कर रही है, एक्सप्रेस भी तो करना जरूरी है। तो यहाँ पर अपन इसको डाल देते हैं और देख लेते हैं, और ये ग्रो हो जाती है तो अपने पास ट्रांसफॉर्म्ड सेल आ जाती है। ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए से जो कोशिका हो रही है वो अपने पास तैयार हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लिक कर लो। आज हमने देखा कि वांछित जीन को वेक्टर में कैसे डालते हैं, फिर वेक्टर से जो हमारी परपोषी कोशिका है उसमें कैसे डालते हैं, है ना। परपोषी कोशिका में डालने के बाद में दो मेथड हमने देखा, एक तो रूपांतरण, ठीक है, और एक हमारा हो गया ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और पराक्रमण जो भी बोलते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन हमने दो विधियां डाली, यहाँ पर दो विधियां हमने करी, अच्छे से समझ में आई। एक में हमने क्या किया, बैक्टीरियोफाज लिया, बैक्टीरियोफाज से डीएनए डलवाया, वो डीएनए जो हमारी बैक्टीरियल सेल थी यानी कि ई कॉलाई था, ई कॉलाई के साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद उसने गुणन किया, बैक्टीरियोफाज बनाया, फिर वो बैक्टीरियोफाज हमने किसी और कोशिका में जाके इन्फेक्ट करवाया और वो हमारे पास हो गई ट्रांसड्यूस्ड कोशिका, ट्रांसड्यूस्ड कोशिका जहां पर ट्रांसडक्शन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या करवाया, पहले कोशिका को कॉम्पिटेंट बनाया, इलेक्ट्रोपोरेशन यानी कि करंट दिया, कोशिका को तोड़ा, ठीक है, या फिर हमने उसको किसी केमिकल में रखा, कोशिका को तोड़ा जिससे कि डीएनए अंदर जा सके जो हमें डालना है। डीएनए अंदर गया, उसने ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया, फिर हमने इसको मीडिया में लिया, है ना, मीडिया में लिया, पेट्री डिश में, यानी कि उसका संवर्धन करवाया। बेटा लिख दो यहाँ पर, संवर्धन करवाया है ना, ये मैंने क्या करवाया, संवर्धन विधि यूज करी है, कल्चर टेक्निक यूज करी है, कल्चर करवा के उस कोशिका को ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद जो हमारे पास कोशिका है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसफॉर्म्ड कोशिका या ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ऐसा होस्ट जिसके अंदर हमारा वो डीएनए चला गया है जो हम चाहते थे। इस मीडियम में हमें एंटीबायोटिक डालनी पड़ेगी, उसके साथ मार्कर डालना पड़ेगा, ताकि हमें पता लग जाए कि ये कोशिका जो है जो हमें चाहते थे वो हमें मिल गई है। क्लियर है, ये बाद की बातें हैं। अभी आपको समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन कैसे करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे एंजाइम्स की बात करी कि कौन सा एंजाइम कैसे कार्य करता है, आया समझ में। आगे बढ़े, क्लोन की गई जीन की पहचान। अब देखो सुन लो, एक हमारे पास आया था, ये है हमारी, है ना, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, है ना, और एक हमारी ऐसी थी,
जिसमें हमारे पास बैक्टीरियोफाज थे, ठीक है। फिर इसने इसको इन्फेक्ट किया दूसरी कोशिका को और इसके पास डीएनए आ गया। अब हमें पता लगाना है बच्चों, अब हमें पता लगाना है कि ये जो क्लोन्ड हुई है कोशिका है भी या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन करना है। क्लोन की गई जीन की पहचान करनी है कि वो क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है, और अन्य जीवों में स्थानांतरण भी कराना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लोन्ड जीन, आइडेंटिफिकेशन करना है क्लोन जीन का, एवं ट्रांसफर इन अदर ऑर्गेनिज्म, और उस क्लोन जीन को अब हमें हमारे यूज के लिए लेना है, जो भी हम यूज करना चाहते हैं फर्दर जेनेटिक इंजीनियरिंग में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में या बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, वो चीज अब हमें देखनी है। जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है, जब वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि अभी मैं क्या कर रही हूं, जो मुझे जीन चाहिए था उसको मैंने वाहक के साथ जोड़ दिया, कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, डेफिनेटली होते हैं भाई। अब मान लो ये है 3 कोशिकाएं और 5-6 बहुत सारी कोशिकाएं, कैसे पता लगाओगे कि ये कोशिका मुझे चाहिए या ये जो जीन है वो मुझे चाहिए, पता लगाना पड़ेगा ना। सॉरी, इन वांछित उत्पाद को हटाने के लिए वह परपोषिका कोशिका में पुनर्योजी डीएनए को चयन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रकार की विधियां अपनानी पड़ेगी। इस जीन को मार्कर जीन कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। मार्कर जीन हाईलाइट करते हो किस लिए, ताकि हमें पता लग सके। मिथाइलेज भी एक तरह का ऐसा ही है जो हमें बताता है, वो क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस से बचाएगा, कट नहीं होगा, तो वो भी हमें पता लग जाएगा। मार्कर जीन बहुत सारे होते हैं, जो वांछित जीन, जो हमारा ये पुनर्युगज डीएनए है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमारा, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसके साथ में मार्कर जो है वो जुड़ जाता है, और ये मार्कर हमें बताता है कि हाँ ये तुम्हारा वांछित जीन है या पुनर्युगज डीएनए है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। इस जीन को मार्कर जीन कहते हैं, जो कि रूपांतरण कोशिकाओं में विशेष लक्षण उत्पन्न करती है। ये लक्षण उत्पन्न करते हैं, या तो कलर दे देगा, है ना, या तो कलर दे देगा या और कोई तरीके बता देगा। इस जीन को वाहक डीएनए में जोड़ा जाता है, और इस जीन को कहाँ जोड़ा जाता है, वाहक डीएनए में। जो ये हमारा वाहक है, इसका जो डीएनए है इसमें हम मार्कर जोड़ देंगे और वांछित जीन के साथ में, समझ में आया, फिर ये ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर। उदाहरण कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन, ये एक मार्कर का एग्जाम्पल है, कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन। मार्कर जीन के अतिरिक्त कुछ जीन ऐसी भी होती हैं जो कोशिका में विशेष लक्षण प्ररूप प्रदर्शित करती हैं। मार्कर्स के अलावा कुछ और भी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो अलग से लक्षण बनाएं, इन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं। रिपोर्टर कौन होते हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, हमारे आसपास ये चल रहा है, हमारे आसपास ये चल रहा है, आपको बताते हैं। जैसे मॉनिटर भी रिपोर्टर का कार्य करता है, अपनी मैम को आके बताएगा कि आज मैम उस फलाना बच्चे ने ये कर दिया, रिपोर्ट करता है, हाँ है ना। और आपके टीचर को प्रिंसिपल के आगे बोलना पड़ता है कि सर हमारी क्लास में ये काम चल रहे हैं, इतना हमने सिलेबस करवा दिया, ये हमने पढ़ाई करा दी। आपके प्रिंसिपल सर को भी आगे बताना पड़ता है कि, तो हम सब एक तरह के रिपोर्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कोशिका होती हैं जो रिपोर्ट बताती है हमें कि हाँ आपका जो जीन आपको चाहिए वो यहाँ पर है, रिपोर्ट कर रही है। तो ऐसे जीन को क्या बोलते हैं, रिपोर्टर जीन कहते हैं। अपने लक्षण प्ररूप के कारण दूसरी कोशिकाओं से अलग होती है। मान लीजिए आपकी कोशिका जो है ये नॉर्मल कलर की और ये हरे रंग का हो, रिपोर्टर जीन की बात कर रही हूँ, तो आपको अलग से दिख जाएगा कि हाँ इसी के साथ में मेरा जीन प्रेजेंट है। उदाहरण के लिए LUC वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LUC का मतलब होता है ल्यूसीफरेज। ये क्या होता है, जुगनू में पाए जाते हैं बच्चों। जुगनू कैसा होता है, चमकदार होता है, अंधेरे में चमकता है, उसमें से ये है हमारा, मान लीजिए ये जुगनू है ना। वैसे तितली जैसा लग रहा है लेकिन अभी ठीक है ना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। यहां पर ये जुगनू है, जुगनू आपको पता है चमकता है, इस जुगनू में LUC पाया जाता है। ये ऐसा जीन है जो चमकता है। अब तुम क्या करोगे, इस LUC जीन को, ये है मेरा पुनर्योगज डीएनए, इस LUC जीन को तुम जोड़ दो,
चमकदार बना दो, ये लो, ये है हमारा LUC। तो अब देखो क्या हुआ, ये ये हमारी कोशिका है जिसमें तुमने डाला है होस्ट सेल में, हमें पता लगाना है हमारा जीन कौन सा है। तो अब क्या होगा देखो बच्चों, भाई कोशिका खुद का डीएनए, ये कोशिका का खुद का डीएनए, जो हमने डीएनए डाला है वो ये है। अब क्या होगा, जहां पर भी LUC होगा वहां पर ये क्या करेगा, चमक देगा। भाई चमक देगा ना, फिर तुम इसको थोड़ी ना बोलोगे कि ये हमारा डीएनए। जहां पर चमकेगा, जहां पर चमकेगा तुम वहीं बोल दोगे कि हाँ ये हमारा डीएनए है जो हमें चाहिए। इस तरीके से इसने क्या करी, आपकी हेल्प कर दी, हाँ है ना, इसने आपकी हेल्प कर दी LUC ने। तो समझ में आया, कुछ मार्कर होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, और कुछ ऐसे जीन होते हैं जिसको हम रिपोर्टर जीन कहते हैं, जो अलग से लक्षण देते हैं, हाँ ये हमारा जीन है, ये बताता है। क्लियर बात। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। अब एक्सप्रेशन, जो तुमने जीन डाला है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन के बाद तुम्हें कोई एक्सप्रेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मान लो कि तुमने एक प्लांट में फ्लावरिंग करने के लिए, मतलब एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेंगे, ये एक पौधा है और इसमें बेसिकली लाल रंग के फ्लावर आते हैं, लाल रंग के फूल आते हैं। तुम चाहते हो कि इस पेड़ में पीले फूल आए, तो तुमने क्या किया, ऐसा जीन डाला है ना, ऐसा वांछित जीन डाला जो पीले रंग के फूल के लिए जिम्मेदार है, जो पीले रंग के फूल के लिए जिम्मेदार है ना, जिम्मेदार है। ये तुमने डाला, एक ऐसा जीन डाला, ये लो, ये जीन डाल दिया, ये जीन तुमने इस प्लांट में डाल दिया। अब सब कुछ हो गया, तुम्हें पता लग गया ये इसमें जीन आ गया। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये पौधा है ना, अब इसमें लाल फूल आ रहे हैं, इसमें लाल फूल ही आ रहे हैं, पीला जीन, पीला रंग जो फूल है वो आ ही नहीं रहा है। मतलब तुम्हारे जो वांछित जीन है जो तुमने इसमें डाला है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो अभिव्यक्ति नहीं दे रहा है। हमें पता लग गया, ये तो हमने देखा, कब देखा, जब फूल आए। अब तुम क्या फूल आने का वेट करोगे, फूल आने का वेट करोगे? तुम जब ये जीन एक्सप्रेस कराओगे तभी कुछ मॉडिफिकेशन सोचोगे ना कि भाई हाँ, है ना। और देखो मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी देखते हैं कि हाँ हमारा जीन जो है कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं जब एक चीज़ बता रही हूँ तुम्हें कि हमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, किया मॉडिफिकेशन। अब क्या होगा, मान लीजिए कि तुम्हारे जो है इसमें पौधा ही येलो कर दिया, सॉरी, है ना, ये येलो फूल आ गए। एक मिनट रुको, अब आप देख रहे हो कि येलो फूल, यानी कि ये जो जीन है वो अब क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस हो गया, यानी कि अभिव्यक्त हो गया। क्लियर बात। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। एक्सप्रेस देखना है कि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। वांछित जीन से प्राप्त क्लोन जीन की अभिव्यक्ति का अर्थ है कि क्लोन जीन को, जो क्लोन जीन है को ई कोलाई से प्राप्त कर, ई कोलाई में डालते हो तुमने, होस्ट सेल कौन सी ली थी, परपोषी कोशिका कौन सी ली थी, ई कोलाई ली थी, ई कोलाई कोशिका से। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जी जो हमारा क्लोन जीन है जहां पर गुणन हुआ है। यहां देखो, ये हमारी ई कोलाई सेल है, इसमें हमारा जीन जो है गुणन हो गया, हमें उसकी अभिव्यक्ति देखनी है इस क्लोन जीन की। ये हमारा क्या है, क्लोन जीन है। इस क्लोन जीन की अभिव्यक्ति देखनी है तो किसी सूक्ष्म जीव
पादप या जंतु में तुम उसको डालोगे, है ना, जैसे अपन ने पादप में डाला, पादप में डालोगे तो उससे वांछित जीन उत्पाद प्राप्त करेंगे। उत्पाद प्राप्त किया, उत्पाद क्या है तुम्हारा, येलो फ्लावर, है ना, पीला फ्लावर तुम्हारा क्या है, उत्पाद है। वांछित जीन तुमने डाला, क्लोन करके इसमें डाला, किससे, ई कॉलाई से, ई कॉलाई से ये तुमने इस पौधे में डाला और येलो फ्लावर आ गए, तो ये तुम्हारा उत्पाद आ गया, उत्पाद आ गया, उससे वांछित उत्पाद प्राप्त हुआ। उदाहरण, ई कॉलाई में इंसुलिन उत्पादन। अब तुम जैसे अपन ने येलो फ्लावर लिया है, इसने इंसुलिन का करवाया है, इंसुलिन का करवाया, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हो भैया। जो तुम्हारे यदि घर में भगवान ना करे डायबिटिक पेशेंट हो, लेकिन तुम्हारे आसपास है, कभी तुमने सुना हो किसी को डायबिटीज है तो वो डायबिटिक जो पेशेंट है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है, डॉक्टर कहता है इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाओ। डिपेंड्स ऑन द डायबिटिक टाइप, डायबिटीज का टाइप कैसा है उसके आधार पे ये सब चीजें होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर किसी को लगा दोगे, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ। तो इंसुलिन जरूरी नहीं है हमारी बॉडी में उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो हमने क्या किया, इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इंसुलिन बना डाली, है ना, इंसुलिन के जीन बना डाले ताकि हम इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा सके और इसका अच्छे से यूज कर सके। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया हमने, फिर इस जो इंसुलिन बना उसको जानवर में डाल करके देखा कि वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज हम बात कर रहे हैं। क्लियर बात। वे पादप, इंपॉर्टेंट, वे पादप या जंतु जिनमें विजातीय डीएनए उपस्थित होता है, यानी कि जो क्लोन जीन उपस्थित होता है उसे ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। अब क्या हुआ, ये जो अरे पादप कहाँ गया अपना, हाँ, ये जो पादप है अपना जिसमें तुमने जीन डाला और एक्सप्रेस हो गया, तो ये पादप क्या कहलाएगा तुम्हारा, ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक पादप कहलाए। और यदि तुम ये चूहा है, इस चूहे में तुमने क्या डाला, इंसुलिन, है ना, जो इंसुलिन तुमने बनाई है, इंसुलिन डाल दी, तो ये जो चूहा है वो कहलाएगा ट्रांसजेनिक चूहा या फिर जंतु, जंतु है तो जंतु भी लिख सकते हो, ट्रांसजेनिक जंतु। क्लियर बात। पादप क्या होता है, जंतु क्या होती है, चीजें क्लियर आ गई। देखो बच्चों, कुल मिला के हमने क्या किया है, हमने किया है कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आए, जो चीजें हैं वो समझ में आए। कोशिश मैंने करी है कि आपको जहाँ तक है, देखो बच्चों ये बहुत बड़े लेवल पे है, जब तुम आगे क्लास में पढ़ोगे ये वाली स्टडी तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो तुम्हें आज टफ लग रहा है ना, जब तुम हायर एजुकेशन कर लोगे इससे भी बड़ी, एमएससी बीएससी जो भी तुम्हें करनी है, या तुम नीट क्वालिफाई कर लोगे, या तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, या फिर तुम डॉक्टर लेवल पे आ जाओगे, तो तुम्हें ये चीज़ें लगेगी अरे कुछ भी नहीं है, ये तो बेसिक है, अंदर तो बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाला है इसमें। तो मैं ये कह रही हूँ कि उस बेस को तो तैयार कर लो मेरे साथ में, ताकि तुम जब उस आगे वाले चरण में जाओगे तो तुम्हें ये ना लगे अरे यार ये कैसे हो गया। अपने आप पे शर्म महसूस मत करो, अपने आप में ये नहीं देखो कि इसको उतना आता है हमें ये आता है। मैं चाहती हूँ कि आपको भी उतना आ जाए कि तुम किसी के साथ स्टैंड करने के लायक हो जाओ। अब तुम पर है बच्चों कि तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करके पास होना है या पढ़ाई करके कुछ सीखना है, कुछ बनना है, डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन यू। इसमें हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें सिर्फ पुश करते हैं हल्का सा कि बच्चों पढ़ लो, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। कुछ लोग हवा में उड़ाते हैं, कुछ लोग गहन चिंतन करके डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो समझते हैं कि फ्यूचर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, वो इसको पॉजिटिव कंपटीशन की तरह लेते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आप पर है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, और मैंने तो बहुत कोशिश करी कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आगे आपको हेल्प मिले। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, जब तक धन्यवाद।